Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अरुण ठाकुर एंड योर वेलकम टू ई फिजिक्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैग्नेटिज्म में वो है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। और लास्ट वीडियो में हम इसका एक एप्लीकेशन डिस्कस भी कर चुके हैं। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, एक सीधा धारावाही चालक तार है और उसके कारण हमने डिफरेंट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रखा है। और हमने दोनों ही कंडीशन में निकाल रखा है कि अगर वायर जो है वो एक डेफिनेट लेंथ का है, एक निश्चित परिमित लंबाई का है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, अनंत लंबाई का है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा। ठीक है ना। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम उसका दूसरा एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट लूप या करंट कॉइल। यानी एक वृत्ताकार धारावाही लूप है या फिर धारावाही कुंडली है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें बताना है। इसके भी दो केस हैं। एक तो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कॉइल या लूप के सेंटर पर कितना होगा, और दूसरा हमें बताना है उसकी एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। जो भी लूप या जो भी कॉइल हमने ले रखी है करंट वाली, उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये भी बताना है। तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ, यानी हम पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कहाँ पर, एक्सिस पे, सॉरी सेंटर पे निकालते हैं कि लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैं एक बार फिगर में उसको दिखाता हूँ कि सपोज करें ये अपने पास में कोई करंट कैरिंग लूप है ना। एक धारावाही तार को, मतलब एक तार को हमने यूं करके मोड़ रखा है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है किसी भी एक डायरेक्शन में। ये तार के वो दोनों सिरे हैं, इनको जब मैं किसी बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दूंगा, मान लो ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव से, तो ऐसे करके इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है। सामने से देखने पर ये जो करंट इसमें घूम रहा है, क्लॉकवाइज करंट इसमें फ्लो हो रहा है। इस लूप की जो रेडियस है, ये तो इसका सेंटर हो गया, लूप की जो रेडियस है मैं उसको r मान के चल रहा हूँ, त्रिज्या को, और हमें इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए हम यहाँ बायो-सेवर्ट्स लॉ को अप्लाई करते हैं। और तुम्हें पता है बायो-सेवर्ट्स लॉ जो होता है वो हमें एक छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताता है कितना होगा। और जब हम एक करंट एलिमेंट धारा अल्पांश के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं तो फिर उसको इंटीग्रेट करके हम पूरे लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो अगर मैं पहले फॉर्मूला लिख लूँ जो बायो-सेवर्ट का है, एक छोटे से एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पर वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें अपनी तरफ से पहले तो मुझे एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये पूरा करंट लूप जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से, छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना है, और उन बहुत सारे अल्पांशों में से कहीं भी मैंने एक एक छोटा सा अल्पांश ये दिखा रखा है। कितनी लेंथ है, मान लो इसकी लेंथ को मैंने DL ही मान रखा है। अगर मैं ये बता दूं कि इस लूप में I करंट फ्लो हो रहा है, तो इस एलिमेंट में, ये वाले एलिमेंट या अल्पांश में भी I करंट ही फ्लो होगा। तो इस फॉर्मूले में I की जगह तो I ही रहेगा, इसमें भी I करंट फ्लो होगा, है ना। DL की वैल्यू क्या रखेंगे, तो DL क्या होता है, एलिमेंट की लेंथ होती है, तो वो भी मैंने DL ही मान रखी है, तो DL की जगह DL रहेगा, है ना। R क्या है इस फॉर्मूले में, तो R जो है वो एलिमेंट और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि अल्पांश और प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी है, उसको हमने R बोला है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ अगर देखा जाए स्मॉल r का मान तो वो कितना होगा, ये है अल्पांश और ये है प्रेक्षण बिंदु, इनके बीच की दूरी अब के बाद रेडियस कैपिटल R के बराबर है। तो मुझे स्मॉल r की जगह क्या रखना है, कैपिटल R। दूसरी बात, थीटा क्या होता है, तो थीटा है करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, है ना,
और करंट एलिमेंट को प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली रेखा, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनता है वो हमने थीटा माना है। इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है फिगर में, तो देखो ये तो हो गई करंट एलिमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल वर्टिकल नीचे की तरफ, और ये हॉरिजॉन्टल ये है इसको मिलाने वाली, प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन। अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखा जाए ये वाला, तो ये बनता है 90 डिग्री, है ना। तो फिर यहाँ थीटा की वैल्यू भी मिल गई 90 डिग्री। तो हमें क्या क्या मिला, आई की जगह आई रखना है, डी एल की जगह डी एल रखना है, थीटा की जगह 90 रखना है, और स्मॉल आर की जगह बस कैपिटल आर रखना है। इस वाले फॉर्मूले से हम लेके चल रहे हैं इसको। तो फिर उस छोटे से एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, आई डी एल साइन 90 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, सही है, साइन 90 1 हो गया। तो फिर डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये एक छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है सेंटर पे, और हमें क्या करना है, हमें इस पूरे लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। तो उसके लिए क्या करूं मैं कि एक एलिमेंट के कारण जो हमने निकाला है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसको इंटीग्रेट कर दूं, उसका समाकलन कर देंगे तो पूरे लूप के कारण आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर पूरे लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं निकालूं, यानी संपूर्ण लूप के कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं उसको b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसको इंटीग्रेट करेंगे dv को। अब बात आ जाती है लिमिट, लिमिट क्या रखनी है। तो लिमिट रखने के लिए हमें ये देखना है कि हमने इस पूरे लूप को और बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांशों में एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो अगर मैं इसी को पहला एलिमेंट मान लूँ तो दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और आखिरी एलिमेंट यहीं पे आके फिनिश होगा। तो अगर यहाँ से मैं शुरू करूँ तो 0 से स्टार्टिंग हो रही है, और जब तक घूम के आऊँगा तो पूरी सरकमफरेंस, पूरी परिधि के बराबर लेंथ कवर कर चुका हूँगा, यानी कि 2 पाई आर। तो 0 से और 2 पाई आर के बीच में सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, तो मैंने लिमिट लगा दी फिर 0 से 2 पाई आर, 0 से 2 पाई और कैपिटल आर। तब b इज इक्वल टू 0 से 2 पाई आर, और dv की जो वैल्यू है वो रख लेते हैं, क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब इनमें जो जो कांस्टेंट दिख रहा है हमें उनको बाहर लाते हैं। तो फिर 0 2 पाई आर लिमिट, सॉरी पहले कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पूरा कांस्टेंट है ना, आई कांस्टेंट है। भाई कहीं भी मैं अल्पांश ले लूँ इसमें सब में सेम करंट फ्लो हो रहा होगा आई, तो आई कांस्टेंट हो गया। कहीं भी एलिमेंट ले लूँ, रेडियस जो है, क्योंकि कैपिटल आर क्या है, रेडियस, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं यहाँ एलिमेंट लेता हूँ तो भी डिस्टेंस कैपिटल आर रहेगी, ये डिस्टेंस, ये सब ये है कैपिटल आर के बराबर, तो ये भी कांस्टेंट है। तब आई अपॉन आर स्क्वायर ये भी बाहर आ गया। अब जो अंदर बच रहा है वो है केवल डी एल, इसको हम करेंगे अब यहाँ से आगे इंटीग्रेट। तो फिर b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, है ना, डी एल, तो ये एल हो गया, 0 से 2 पाई आर लिमिट लगा रखी थी हमने। तो फिर b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर माइनस 0, यानी कि 2 पाई आर, आर से एक आर कैंसिल हो गया और 2 पाई से ये 2 बार कट गया, सही है ना। तो फिर b की वैल्यू क्या बनती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यानी एक करंट कैरिंग लूप है, सर्कुलर लूप है r रेडियस का, जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो इतना होगा। और अगर मैं ये ऐसे बोलूँ कि ये एक सिंगल लूप ना होकर एक कॉइल है, तो कॉइल में क्या होगा कि ऐसे ऐसे बहुत सारे लूप होंगे। यानी कॉइल हम कैसे बनाते हैं, कोई भी मैंने कॉपर का एक वायर लिया और उसको इस तरह से लपेटा, बहुत सारे फेरे, 100 200 500 1000 फेरे ऐसे करके लपेट रखें, तब जाके जो व्यवस्था बनेगी उसको कॉइल बोलते हैं। तो कॉइल में क्या है कि बहुत सारे फेरे होंगे, सबकी रेडियस सेम होगी, और क्योंकि एक ही वायर को लपेटा है मैंने कई सारे फेरों के रूप में, तो एक फेरे में जितना करंट फ्लो हो रहा है सेम वही अगले में जा रहा है,
एक स्प्रिंग जैसी सिचुएशन बनेगी कि पहले छल्ले में जितना करंट फ्लो होगा अगले वाले में भी सेम ऐसे ही घूमेगा, फिर उससे आगे वाले में, फिर उससे आगे वाले में, ऐसे चलते जा रहे हैं ना, पहले फेरे में, फिर आगे वाले में, फिर आगे वाले में, फिर आगे वाले में, इस तरह से। तो सब में सेम करंट फ्लो हो रहा है, सबकी रेडियस सेम है, इसीलिए जितने भी फेरे होंगे उस कॉइल में, जितने भी फेरे होंगे सब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी सेम बनाएंगे, यानी इतना इतना सब ने बनाया है। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस कॉइल में टोटल फेरों की जो संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है, तो मैं कह सकता हूँ कि सब ने सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो सब ने इतना इतना ही बनाया है। अब जरा डायरेक्शन देख लें, पहले वाले फेरे में अगर करंट क्लॉकवाइज घूमा ऐसे करके तो यही करंट फिर अगले में जाएगा तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा, फिर उससे आगे वाले में भी, है ना। वही स्प्रिंग वाली सिचुएशन, स्प्रिंग के एक एंड से, एक सिरे से मैं चलना शुरू कर दूं तो एक ही डायरेक्शन में घूमते घूमते आगे बढ़ते जाते हैं ऐसे करके। मतलब सारे लूपों में करंट की डायरेक्शन भी सेम होगी, और क्योंकि करंट की डायरेक्शन सब में सेम है इसीलिए सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे वो सब एक ही डायरेक्शन में बनाएंगे। तो हमें ये पता चल गया कि सबके द्वारा सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा रहा है वो सब ने इतना इतना बनाया है, यानी n बार इतना इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाया और एक ही डायरेक्शन में बनाया सबका। तो फिर इनका टोटल निकालने के लिए हम क्या इन सबको जोड़ देंगे, तो अगर 2 फेरे होते तो 2 गुना हो जाता, 4 होते तो 4 गुना हो जाता, n फेरे हैं तो यही मैग्नेटिक फील्ड n गुना हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी कॉइल के कारण, है ना, कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, n टाइम्स n गुना हो गया म्यू नॉट n I अपॉन 2r, तब मैग्नेटिक फील्ड इतना रहा, है ना। अब देखो इस फॉर्मूले से हम एक बात और देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, या किन किन बातों को छोड़ के क्या रेडियस पर डिपेंड करता है, तो बिल्कुल रेडियस पर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो या तो मैं ये लिख सकता हूं कि b प्रोपोर्शनल टू 1/r, यही लिख लेते हैं b प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी या तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो त्रिज्या r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1/r के प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। तो अगर इन चीज़ों को मैं ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ तब सपोज करो मैंने इस एक्सिस पे ले रखा है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मैंने ले रखी है रेडियस। तो आप देख रहे हैं कि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका जो ग्राफ हमें मिलेगा वो ग्राफ कुछ इस तरह का मिलेगा, यूँ, है ना, ये अनंत तक चलता रहेगा, वहाँ पे जाके b की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं एक ग्राफ खींचना चाहूँ किन किन के बीच में, 1/r यहाँ ले रखा है, यहाँ पर वही मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है b, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, और क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती है तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेके चलते हैं, है ना, b, यानी अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे लूप की एक्सिस पर, लूप की अक्ष पर, या फिर कॉइल की अक्ष पर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। पहली बात तो ये अक्ष का मतलब क्या है, तो अक्ष या एक्सिस को हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो लूप के सेंटर से होके गुजरती हो, है ना, और लूप के तल के यानी लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। जैसे मान के चलें ये लूप है, ये इसका सेंटर है यहाँ कहीं, है ना, तो एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होके जा रही हो और इसके तल के लंबवत हो, इस तरह से ये जो लाइन ऐसे करके आर पार जा रही होगी आगे पीछे यहाँ होके, इसको हम बोलेंगे इस लूप की एक्सिस यानी इसकी अक्ष है। कॉइल भी हो सकती है, सेम कॉइल के लिए भी थ्योरी यही है, एक ऐसी रेखा जो सेंटर से होके जाती हो और कुंडली के तल के लंबवत होती हो, उसको हम बोलते हैं उसकी एक्सिस। तो अब की बार इस एक्सिस पर कहीं एक पॉइंट दे रखा होगा, अगर लूप यहाँ पर है ऐसे करके एक्सिस आ रही है, हो सकता है यहाँ कहीं एक पॉइंट दे रखा हो और उस पॉइंट पर हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। करंट कैरिंग लूप है, यानी कि एक धारावाही लूप है, धारावाही कुंडली है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे बताना है। अब की बार अभी जो हमने पहले निकाला था वो निकाला था सेंटर पे, तो अब की बार अगर मैं लूप को सोचो यहाँ दिखा दूँ ऐसे करके,
है ना, ये है लूप। अगर मैं इसको यहाँ लूप को दिखा देता हूँ जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये इसका सेंटर है, तो इसकी एक्सिस जो होगी वो यहाँ होगी और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो प्रेक्षण बिंदु है, वो यहाँ कहीं होगा। यानी अब के बाद प्रेक्षण बिंदु यहाँ हवा में है, हमें इस करंट कैरिंग लूप के कारण, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताना कितना होगा, यानी कि इसके एक्सिस पे बताना कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इस तरह से फिगर को समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे फिगर को, पूरे सिस्टम को 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर देता हूँ। यानी कि अभी जो व्यवस्था मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इस पूरी व्यवस्था को मैंने ऐसे करके 90 डिग्री एंगल पर घुमा दिया और उसका फिगर मैं ऑलरेडी पहले ही दिखा चुका हूँ आपको, इस तरह से बनेगा। तो ये वाला जो सिस्टम था, यानी कि ये लूप था ऐसे करके, ये इसकी एक्सिस थी। जब मैं इनको 90 डिग्री पर रोटेट कर दूंगा तो ये ऐसे हो जाएंगे, जो मैं आपको इस फिगर में दिखा चुका हूँ किस तरह से बनेंगे ये। अब इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है ना, आई। इस फिगर से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसे तो हटाएं। हमने पूरे सिस्टम को 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर रखा है, तो एक्सिस ऐसे करके हो गई है और लूप ये है ऐसे करके। जो लूप अभी ऐसे थी, जब मैं 90 डिग्री पर घूम जाऊंगा तो ये ऐसे करके हो जाएगी। जो एक्सिस ऐसे थी वो एक्सिस यूँ करके घूम जाएगी, ठीक है ना। इसमें मैं मान के चल रहा हूँ आई करंट फ्लो हो रहा है। अब आपको ये नहीं देखना है कि फिगर यहाँ बोर्ड पे किस तरह से दिख रहा है, आपको फिगर हवा में दिखना चाहिए। यानी वास्तव में लूप जो है, कुंडली जो है, वो ऐसे करके रखी है यूँ करके। अब कुंडली अगर ऐसे करके मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तो इस शेप में दिख रही है कुछ ऐसे, हालांकि है ये सर्कुलर कुंडली है। इसका मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ना, इधर वाला जो साइड है, ये वाली कुंडली की ये वाली जो साइड है वो तो है बाहर की तरफ, और ये वाली जो साइड है, इधर वाली जो साइड है, वो है अंदर की तरफ। यानी कि कुंडली ऐसे करके रखी है, ये वाली साइड ऐसे है बाहर की तरफ और ये वाली साइड जो है अंदर की तरफ है। तो करंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि करंट इसमें ऐसे करके फ्लो हो रहा है ना, ऐसे करके। तो ये वाली साइड क्योंकि इधर है तो करंट यूँ आ रहा है, और ये वाली साइड क्योंकि इस तरफ है तो करंट यूँ आ रहा है। मतलब इसमें करंट ऐसे घूम रहा है यूँ। अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो ये जो करंट है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये इसकी एक्सिस है। एक्सिस पर कहीं भी मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट इधर भी हो सकता है एक्सिस के इस तरफ, और इधर भी हो सकता है, मतलब लूप के इस तरफ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। किसी भी एक डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो मान लो मैंने पॉइंट यहाँ कहीं ले लिया, ये है वो पॉइंट P जिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं एक करंट कैरिंग कॉइल के कारण। इधर वाले एक्सिस को मैं हटा देता हूँ, फिर कोई आवश्यकता नहीं रहेगी इसकी। अब बाकी जो थ्योरी हम इधर के लिए यूज करेंगे सेम वही कहानी इधर के लिए भी चलेगी, है ना। तो इसमें करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा है। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, बायो-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे लूप को छोटे छोटे एलिमेंट्स में अल्पांशों में डिवाइड कर लेते हैं। और बहुत सारे एलिमेंट्स में से मैं आपको वो दो एलिमेंट्स यहाँ दिखा रहा हूँ, एक यहाँ पर है और एक इसके जस्ट अपोजिट यानी जस्ट सामने है यहाँ पर। यानी मैंने लूप ऐसे रखा हुआ है ना यूँ करके, तो एक तो मैं छोटा सा एलिमेंट इस लूप पे यहाँ लेके चल रहा हूँ ऊपर, ये ध्यान देने वाली बात है। और दूसरा इसके जस्ट अपोजिट यानी ठीक नीचे यहाँ ले रहा हूँ। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ मैं दिखा रहा हूँ वहीं लें, हो सकता है एक इधर ले लूँ तो एक इधर आ जाएगा, ठीक है ना। या तो मैं एक ऊपर ले लूँ एक नीचे ले लूँ, ऐसे करके लेने दो एलिमेंट, या एक दाएं एक बाएं तरफ ले लूँ, या एक यहाँ और एक यहाँ ले लूँ। यानी आमने सामने डायमीटर के अकॉर्डिंग आमने सामने हमने दो एलिमेंट ले रखें। अब बात एक तो ये भी आती है कि अब तक हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन से, मतलब जो भी एप्लीकेशन हमने किए हैं उनमें एक एक एलिमेंट लेके ही पूरा डेरिवेशन किया हुआ है और उसी से अपना आंसर भी आया हुआ है। यहाँ हम दो एलिमेंट क्यों ले रहे हैं तो ये बात आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी। ये वाले एलिमेंट को मैंने नाम दे रखा ए और ये वाला जो एलिमेंट है इसको नाम दे रखा है बी। दोनों एलिमेंट सेम है, यानी दोनों की लेंथ जो है वो dl है, इसकी भी dl है और ये वाले एलिमेंट की भी लेंथ कितनी dl है ना। दोनों में करंट भी सेम फ्लो हो रहा है क्योंकि आई करंट ऐसे करके जा रहा है। बहुत सारे अल्पांश में से ये दो दिखाएं, सब में से ही आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे करके, और इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में यानी कि ऐसे करके। अब आप डायरेक्शन से यहाँ मत चिपक जाना कि फिगर में जैसे डायरेक्शन दिख रही है वास्तव में डायरेक्शन वैसे ही होंगी। अरे हमारा लूप तो ऐसे रखा हुआ है और उसमें करंट भी ऐसे घूम रही है जैसे मैं हाथ घुमा रहा हूँ इस तरह से। ऊपर वाला जो एलिमेंट है इसमें करंट फिर यूँ होगा, अगर करंट ऐसे चल रहा है तो ऊपर वाले में करंट ऐसे
बाहर की तरफ, और नीचे वाले में करंट क्योंकि यूँ आ रहा है घूम के, तो नीचे वाले में एलिमेंट में जो करंट होगा वो ऐसे करके। ये ध्यान रखना है, मैंने जो दो ऊपर नीचे एलिमेंट ले रखे हैं, ऊपर वाले में करंट की डायरेक्शन ये, नीचे वाले में करंट की डायरेक्शन ऐसे करके, ठीक है ना। दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, वैल्यू उनकी सेम है, दोनों में आई करंट फ्लो हो रहा है। अब हम यहाँ से या इस एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते, तो मुझे इसके लिए एक तो ये डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। बायो-सैवर्ट्स लॉ में ये वाली डिस्टेंस की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो ये वाली डिस्टेंस मैंने अपनी तरफ से मान रखी है स्मॉल r, ठीक है ना। अच्छा, एक बात ये हो रहा है कि इसका जो सेंटर था, अगर मैं उसको O से रिप्रेजेंट करूं, तो हमने जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस हमें पहले से गिवन है, पहले से दे रखी है। वो कितनी है? वो x है। और जो लूप है उसकी रेडियस कितनी है? वो r है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस मैंने बिल्कुल अपनी तरफ से मानी हुई है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो हम पहले इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, कितना होता है बायो-सैवर्ट्स लॉ से। और बायो-सैवर्ट्स लॉ है क्या? dB = μ0/4π IDL sin θ/r², है ना। ये वाले फॉर्मूले से अब हम वैल्यू निकालते हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा इस एलिमेंट के कारण। तो रखते हैं इसमें सब में वैल्यू। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये वाले एलिमेंट के कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो है dB1। तो μ0/4π, करंट कितना फ्लो हो रहा है? तो I करंट, सब एलिमेंट में I करंट फ्लो हो रहा है, तो I की जगह I रहेगा। लेंथ कितनी है एलिमेंट की? तो मैंने dl मान रखी है, तो dl की जगह dl रहेगा। फिर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? पहली बात तो थीटा किन किन के बीच का एंगल है? एलिमेंट और एलिमेंट को मिलाने वाली लाइन, ठीक है ना। प्रेक्षण बिंदु से अल्पांश को मिलाने वाली जो रेखा है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अब जरा देखते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल है कितना। तो देखो, ये जो एलिमेंट है ना, ये वाला, ये ऐसे करके एक्चुअल में, क्योंकि हमारा जो लूप है वो ऐसे रखा हुआ है, तो ऊपर वाला एलिमेंट है इस डायरेक्शन में ऐसे, और एलिमेंट को इस पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन है वो ये है। ज़रा यहाँ देखें इस चीज़ को, एलिमेंट तो ये हो गया और इनको मिलाने वाली लाइन ये होगी, इस तरह से। ये वाली सिचुएशन है कुछ ऐसे करके। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हमने थीटा बोला हुआ है इस फॉर्मूले में। अब इन दोनों के बीच में एंगल बन कितना रहा है? तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। ये एलिमेंट की डायरेक्शन, ये एलिमेंट को पॉइंट P से मिलाने वाली रेखा जो है उनके बीच, ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको हम बोलते हैं थीटा, और वो 90 डिग्री है। तो मुझे साइन थीटा की जगह लिखना है यहाँ पर साइन 90 अपॉन स्मॉल r की जगह क्या आएगा? स्मॉल r क्या है फॉर्मूले में? इन दोनों के बीच की दूरी है, उसको भी मैंने स्मॉल r ही माना हुआ है, तो r की जगह r ही रहेगा, तो स्मॉल r का स्क्वायर, है ना। यानी कि dB1 = μ0/4π IDL/r²। इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है इस वाले एलिमेंट ने यहाँ पर, और हमने उसको dB1 से शो किया हुआ है। अब जरा ये देख लेते हैं कि इसने यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है ना dB1, उसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम किससे निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं ये वाले लॉ से, है ना, दाएं हाथ की हथेली के नियम से। उसके लिए मुझे ये अंगूठा रखना होता है करंट की डायरेक्शन में, सब उंगलियों को रखना होता है उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ये होता है हथेली के लंबवत। ज़रा ये देखें, एलिमेंट इधर है, यानी करंट की डायरेक्शन जो है एलिमेंट में वो इधर है, तो अंगूठा मैंने इधर कर दिया, ठीक। उंगलियां किधर रखनी है? पॉइंट P की तरफ, तो ये उंगलियां पॉइंट P की तरफ कर दी इस तरह से, है ना। तब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, हथेली के लंबवत। अंगूठा इधर, सारी उंगलियां पॉइंट P की तरफ कर दी हैं, मतलब मेरी हथेली जो है वो इस लाइन के पैरेलल हो चुकी है, इसके समांतर। कुछ ये सिचुएशन बन रही है ऐसे, ये वाली, है ना। अब देखें, मार्कर बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड उधर होगा, ठीक है ना, यानी हथेली के लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये हथेली और इसके लंबवत डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड dB1, सही है ना। तो ये वाले एलिमेंट ने यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है वो ये है, यानी कि इस लाइन के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है dB1 की डायरेक्शन। अब ये वाले एलिमेंट ने यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है
ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी ये है उतनी ये होगी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस भी स्मॉल r है। तो क्योंकि इसकी लेंथ सेम है, दोनों में करंट भी सेम फ्लो हो रहा है, दोनों की पॉइंट P से डिस्टेंस भी सेम है, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये भी यहाँ पर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जितना मैग्नेटिक फील्ड इस वाले एलिमेंट ने बनाया था। और अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड को मैं dB2 से शो करूं तो मैं कह सकता हूं कि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेम बनते हैं। तो हम इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, dB1 इज इक्वल्स टू dB2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो सेम मैग्नीट्यूड का बनता है, लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो dB1 की डायरेक्शन तो इधर हो गई। अब जरा देखते हैं dB2 की डायरेक्शन किधर होगी। तो उसके लिए भी सेम यही लॉ लगाते हैं, अंगूठा मुझे रखना करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां करनी उस पॉइंट की तरफ जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हो, तब वहां मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अब जरा देखें, अब की बार नीचे वाले एलिमेंट में करंट ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, तो अंगूठा अंदर की तरफ रखा मैंने, ठीक है ना, अंदर की तरफ। उंगलियां किधर करनी है, पॉइंट P की तरफ। यहाँ एलिमेंट है, उंगलियां करनी पॉइंट P की तरफ। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है क्या वो इस डायरेक्शन में आएगा, ये, यानी कि मेरी हथेली इसके पैरेलल है और हथेली के लंबवत है ये वाली डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है, ये हो गई dB2 की डायरेक्शन। आप ऐसा ना सोचें कि इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया है या इस लाइन को आगे बढ़ाया है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इस मैग्नेटिक फील्ड का इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है ना। अच्छा, ये वाला एंगल, ये वाला, इसको मैंने अपनी ओर से माना है अल्फा, तो फिर ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक लाइन वर्टिकल में खींच रहा हूँ, वर्टिकल लाइन इस तरह से खींच रहा हूँ ऊपर की तरफ, और सेम ऐसे ही वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ खींची हमने इस तरह से। अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला, ये बनेगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है ऊर्ध्वाधर और ये हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज है। तो इन दोनों के बीच में तो पहले से ही 90 बन रहा है और उसमें से अल्फा कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि दोनों के बीच में 90 बन रहा है, तो 90 में से 90 माइनस अल्फा निकाल दूंगा तो ये जो एंगल बचेगा वो होगा अल्फा। सेम ऐसे ही ये वाला एंगल भी कितना, ये भी अल्फा। अब मैं dB1 और dB2 के कंपोनेंट ब्रेक करता हूँ, ठीक है ना। अब हम इनके घटक तोड़ लेते हैं। तो dB1 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जो आएगा निकल के, वो होगा dB1 cos अल्फा, है ना। जिधर से एंगल बनता है उस डायरेक्शन में हम जो कंपोनेंट तोड़ते हैं वो cos के टर्म्स में आता है। तो इसका ये जो घटक है वो है dB1 cos अल्फा। इसका जो दूसरा घटक आएगा वो ये होगा साइन वाला, कितना आएगा, dB1 sin अल्फा। ये इसका दूसरा कंपोनेंट होगा, सही है ना। अब बात कर लेते हैं इसकी dB2 की। इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा, dB2 cos अल्फा। और इसका दूसरी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा कितना, dB2 sin अल्फा, ठीक है। अब ज़रा ये देखें कि dB1 और dB2 इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, तो फिर dB1 cos अल्फा और dB2 cos अल्फा इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि dB1 dB2 तो बराबर है, cos अल्फा दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम है और डायरेक्शन में दोनों अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये वाले दोनों, है ना। तो ये दोनों कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी, dB1 sin अल्फा dB2 sin अल्फा, लेकिन ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से जुड़ जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, देखो इनका तो काम खत्म हो गया जब हमने इनके दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए। तो अब इनमें से भी दो जो आए थे उनमें से भी ये और ये भी कैंसिल हो गए एक दूसरे के द्वारा। अब जो बच रहे हैं केवल वो ये दो बच रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों ऐड हो चुके हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पॉइंट P पर इन दोनों की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा dB1 sin अल्फा प्लस dB2 sin अल्फा। अब ज़रा हम ये समझते हैं कि हमने यहाँ दो एलिमेंट क्यों ले रखे हैं। अब तक जितने भी एप्लीकेशन किए हैं सब में एक ही एलिमेंट लेके और इंटीग्रेट कर दिया करते थे हम उसको। तो मेरा केवल उद्देश्य ये था दो एलिमेंट लेने का यहाँ पे, ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि इस एलिमेंट ने
इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया था ना dv1, वो वास्तव में नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाले एलिमेंट ने यहाँ पर नेट परिणामी मैग्नेटिक फील्ड dv1 बनाया है। इसने बनाया था dv1, लेकिन उसका एक हिस्सा क्या किसी और के अल्पांश के कारण निरस्त हो जाता है। ये वाले अल्पांश की वजह से जो ये मैग्नेटिक फील्ड बना था, इसने इसको कैंसिल कर दिया। तो बेशक इसने यहाँ पर dv1 बनाया था, लेकिन उस dv1 का एक टुकड़ा तो खत्म हो जाता है कोई और के द्वारा, कोई और उसको निरस्त कर देता है। तो बचता जो है इसका वास्तव में वो ये बचता है dv1 sin अल्फा। तो अगर मैं ये बोलूँ कि एक एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो अपन dv1 तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसका थोड़ा सा हिस्सा तो कोई ना कोई कैंसिल कर देता है आके। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा कोई भी एक एलिमेंट के कारण, वो होगा dv1 sin अल्फा, dv1 sin अल्फा, है ना। तो मैं बस वही लिख रहा हूँ कि कोई एक एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड को अगर db से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो होगा dv1 साइन अल्फा। मैं dv2 साइन अल्फा भी ले सकता हूँ अगर इसकी बात करूँ तो। वैसे भी दोनों की वैल्यू तो सेम है, dv1 dv2 की, तो कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया ये dv बराबर dv1 साइन अल्फा। dv1 की वैल्यू हमारे पास में है, वो रख लेते हैं। तब dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, i dl अपॉन r स्क्वायर इंटू साइन अल्फा, है ना। अभी भी मैं इसका इंटीग्रेट करके इसको, और अभी नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकता हूँ पूरे लूप की वजह से। क्यों नहीं निकाल सकता हूँ? क्योंकि अल्फा मैंने अपनी तरफ से वेरिएबल माना हुआ है, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। आर को भी मैंने अपनी तरफ से ही माना हुआ था कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो आर है। तो पहले मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ निकाल के रख लूँगा, फिर जो समीकरण बनेगा उसको इंटीग्रेट करेंगे, तब पूरे लूप के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा। तो चलिए साइन अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। पहले कहाँ से निकालते हैं? ये वाले ट्राइंगल से, ट्राइंगल OAP से, है ना, ट्राइंगल OAP से साइन अल्फा बराबर क्या होगा? ये बटे ये, है ना, लंब बटे कर्ण, यानी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। अब ये साइन अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, है ना। तो dB बराबर क्या आएगा? dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर इंटू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, है ना। अब देखें ज़रा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IR अपॉन R क्यूब इंटू DL। अभी भी इंटीग्रेट नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी एक वेरिएबल स्मॉल r इसमें आ रहा है जो मैंने अपनी तरफ से माना हुआ है। इसकी भी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू मैं फिर से उसी ट्राइंगल से निकालता हूँ, ट्राइंगल OAP से, ट्राइंगल OAP से। हाँ जी, इसकी वैल्यू अगर निकालूँ ना स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे पाइथागोरस लगा के, तो ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, है ना। यानी कि स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो ये आएगी कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट में है तो मैं पावर लिख सकता हूँ 1/2, है ना, अंडर रूट में है ये सब। तो ये पावर मैंने 1/2 कर दी, लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए r की पावर 3 की। तो r की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, यानी कि जो पावर पहले 1/2 थी अब वो 3 गुनी करनी है तो वो 3/2 हो जाएगी। ये वैल्यू उठा के मैं वापस इस लाइन पर रख दूंगा इस वाले इक्वेशन में, तो मुझे dB की वैल्यू मिली। क्या मिली? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, IR अपॉन R क्यूब, IR अपॉन स्मॉल r क्यूब, यानी कि ये वैल्यू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू DL। ये हमें dB की वैल्यू मिल गई, यानी कि हमें ये पता चल गया कि एक छोटा एलिमेंट पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसने टोटल जो बनाया था वो तो dV1 था, लेकिन उसका टुकड़ा जो बचता है, कट कटा के सब कुछ जो बच जाता है वो इतना मैग्नेटिक फील्ड बचता है। तो वास्तव में ये वजह थी 2 एलिमेंट लेने की, क्योंकि अगर मैं दूसरा एलिमेंट नहीं लेता तो मुझे कभी ये पता ही नहीं चलता कि यहाँ वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड dV1 न होकर dV1 साइन अल्फा होगा।
तो ये वजह थी 2 एलिमेंट्स लेने की, है ना। अब आ जाइए वापस इधर, हम अब पूरे लूप के कारण निकालते हैं, ठीक है ना। टोटल जो पूरा जो लूप है, होल लूप, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब लिमिट क्या रखेंगे, तो अगर मैं इसको पहला मान के चल रहा हूँ तो आगे वाला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतिम अल्पांश यहीं आके ख़त्म होगा, यानी पहला 0 से स्टार्ट हुआ है और एंड में जो आया है वो 2πr डिस्टेंस तक, यानी कि 0 से 2πr के बीच में सारे एलिमेंट कवर हो चुके हैं। तो मैंने यही लिमिट ली 0 से 2πR, है ना। अब dv की वैल्यू रख देते हैं, तो b इज़ इक्वल्स टू 0 से 2πR, dv की वैल्यू ये है, यानी μ0/4π इंटू IR अपॉन R² प्लस x² होल पावर 3/2 इंटू DL। अब हम उनमें से वो चीज़ें बाहर ले आएंगे जो कांस्टेंट दिख रही हैं, जैसे μ0/4π कांस्टेंट है, अलग कर लिया। I कांस्टेंट है क्या, कोई भी अल्पांश है, सब में करंट सेम फ्लो हो रहा है तो I कांस्टेंट है। R रेडियस है जिसका इन एलिमेंट से कोई लेना देना है नहीं, तो R भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब ये R तो कांस्टेंट है, ये क्या X भी कांस्टेंट है। तो ये देखें X जो है वो सेंटर से पॉइंट P तक की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का भी इन एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ का एलिमेंट यहाँ 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 कहीं का भी ले लो, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वही रहेगी, यानी X भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों को मतलब दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये पूरा ही बाहर आ जाएगा, यानी R² प्लस x² होल पावर 3/2, ये पूरा कांस्टेंट बाहर आ चुका है। अंदर जो बच रहा है 0 से 2πr के बीच में वो है dl, सही है ना। तो फिर b इज इक्वल्स टू μ0/4π IR अपॉन R² प्लस x² होल पावर 3/2 इंटू, इसको इंटीग्रेट हम अभी अभी पहले भी कर चुके हैं, कितना आएगा 2πr, 2π से ये 2 बार और r और r ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि b इज इक्वल्स टू μ0 IR² अपॉन 2 ये R² प्लस x² होल पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड फाइनली निकल के आया एक करंट कैरिंग लूप के वजह से, यानी कि कोई भी एक सिंगल धारावाही चालक लूप है, उसके कारण उसकी एक्सिस पे सेंटर से x डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना होगा। अब यही अगर मैं इसको एक कॉइल मान के चलूँ कि एक कुंडली होती यहाँ पर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है, तो जितने भी फेरे होंगे अब उस कॉइल में सब मैग्नेटिक फील्ड इतना ही बनाएंगे, है ना। और क्योंकि सारे फेरों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में ही बनेगा। अच्छा, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस लूप ने यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है वो इतना बनाया है, ये तो ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में बनाया, तो डायरेक्शन हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो फिगर के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है डायरेक्शन किधर होगी। ये देखो इनका जब मैंने एग्जाम्पल लिया था तो इनके ये वाले कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर गए थे, केवल बचे कौन से थे, वो वाले जो एक्सिस के अलोंग होंगे। अब जैसे मैंने अभी ये वाले एलिमेंट लिए थे तब मुझे पता चल रहा है कि इन दोनों का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया वो एक्सिस के अलोंग आया। ऐसे ही अगर मैं ऊपर नीचे न लेके ऐसे लेता दाएं बाएं 2 एलिमेंट, तो इधर वाले एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता वो यूँ, इधर वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता वो यूँ। फिर मैं इन दोनों के कंपोनेंट ब्रेक करता, घटक तोड़ता, तो 2 ये वाले आते और 2 ऐसे आते, जैसे अभी आए थे ना, एक ऊपर एक नीचे यूँ करके और 2 ऐसे करके आए थे। तो अब की बार जो ये वाले 2 आते वो कैंसिल कर जाते और ये वाले दोनों आते फिर से जुड़ जाते, यानी कि इन दोनों का भी नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग ही होता। कहने का मतलब इस पर जितने भी एलिमेंट ले लूँ सबके ये वाले जो एलिमेंट होंगे, सबके ये वाले जो कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट जितने भी होंगे वो सब कैंसिल हो जाएंगे, है ना। केवल वो वाले एलिमेंट ही, वो वाले कंपोनेंट ही बचेंगे जो एक्सिस के अनुदिश थे, अक्ष के अनुदिश जितने भी थे वो बचेंगे। तो क्योंकि सारे कंपोनेंट अक्ष के अनुदिश वाले ही मिलके मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि लूप के कारण इस पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, ऐसे करके। या फिर मैं रूल से निकाल सकता हूं
ठीक है ना। हमारे पास ये रूल है वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हाथ का नियम, उसके लिए मुझे दाएं हाथ की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाना होता है, तब अंगूठा बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। वो भी लगा के देख लेते हैं। मैंने जैसे आपको चित्र में दिखा रखा है उसके अनुसार जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, तो मुझे करना क्या है, अपने दाएं हाथ की उंगलियों को भी ऐसे ही घुमाना है, तो मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा इनको। अब अंगूठा इधर जा रहा है तो ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट पी पर होगा वो इधर होगा, सेंटर पर भी इधर होगा और एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट ले लूँ वो ऐसे ही करके जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब बात कर रहे थे हम कॉइल की कि अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रत्येक फेरा इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और सबकी डायरेक्शन भी ये होगी एक्सिस के अलोंग। तो फिर सारे मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएंगे और क्योंकि n फेरों ने बनाया है तो यही मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो n टाइम्स हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। तो पूरे कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट n I r स्क्वायर, n गुना हो चुका है, अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये कॉइल के कारण, पूरी कुंडली के कारण, जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I, जिसमें फेरों की संख्या n, जिसकी त्रिज्या कितनी है r, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये तो हमने एक कुंडली के एक्सिस पे उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड देख रखा है इतना। अब इसमें थोड़ी अलग अलग सिचुएशन को और देख लेते हैं एक बार, कि अगर ये पॉइंट P, अगर ये प्रेक्षण बिंदु में सेंटर पे ले आऊं, यानी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालूं तो कितना आएगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से r/2 दूरी पर निकालूं, r/2 दूरी मतलब रेडियस का हाफ, अर्ध त्रिज्या के बराबर दूरी पर मैं चुंबकीय क्षेत्र निकालूं, एक्सिस पे ही निकाल रहा हूं, लेकिन अर्ध त्रिज्या के बराबर दूरी पर निकालूं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और तीसरी बात ये देखनी है हमें कि अगर ये वाली जो डिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा कर दी जाए कि इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसकी रेडियस जो है बहुत छोटी रह जाए, तो ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इनको एक एक करके देखते हैं अब, है ना। तो अभी हमने इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला है इस पॉइंट पे, और वो मैग्नेटिक फील्ड इतना आया म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। ये 3 नहीं 2 है ना। इस फॉर्मूले को मैं अलग लिख लेता हूँ एक मिनट के लिए। क्या है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है ना। और अब जरा अलग अलग सिचुएशन हम लेके चलते हैं। जैसे केस फर्स्ट, पहली स्थिति में ये मान के चल रहा हूँ कि हमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ही निकालना है, यानी अब की बार इस पॉइंट को मैं वहाँ से खींच के यहाँ ले आया। तो देखो जब मैं उसको यहाँ से यहाँ तक ले आऊँगा तो x की वैल्यू क्या 0 हो जाएगी। जिधर मतलब जितना हम इधर चलते आ रहे हैं वैसे वैसे x की वैल्यू कम होती आ रही है, यहाँ तक आते आते 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने x स्टार्ट ही पॉइंट O से किया था। तो इसीलिए x की वैल्यू हो जाएगी इस कंडीशन में 0, यानी x की वैल्यू अगर 0 है तो हम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो वो कितना आएगा, B सेंटर। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो होगा म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन, x की वैल्यू तो 0 हो गई ना इस बार, तो 2 r स्क्वायर होल पावर 3/2। तो r स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो ये 2 पावर कैंसिल होके क्या 3 बच जाएंगी, यानी कि ये बचेगा B सेंटर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन 2 r क्यूब, है ना। और इससे भी पावर कम होके 1 रह जाएगी। तब फाइनली सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कितना रहा, म्यू नॉट n I अपॉन 2r। और इससे जस्ट पिछले वाले एप्लीकेशन में, यानी कि इसका जो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे थे उसमें हमने एक कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला भी था अलग से, जो कि सेम यही आया था, ठीक है। अब लेते हैं केस सेकंड। सेकंड केस में ये मान के चल रहा हूँ मैं कि जो पॉइंट है P वो अब की बार इतनी ज़्यादा दूरी पर है कि उसके कंपैरिजन में जो रेडियस है वो बहुत छोटी पड़ गई है, यानी x की वैल्यू r से अगर बहुत बड़ी है, यानी अब मैं मान रहा हूँ कि अब की बार r जो है वो x से बहुत छोटा है। जब r की वैल्यू x से बहुत ज़्यादा छोटी है तो r स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर से और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी।
और इतनी छोटी हो जाएगी कि अब हम एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो जब मैं इसको नेगलेक्ट कर दूंगा तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा सामने वो होगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2। आर स्क्वायर तो मैंने छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, यानी कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 और ये कितना हो गया एक्स क्यूब। तब मैग्नेटिक फील्ड इतना रहेगा। केस थर्ड, और इस बार हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो प्रेक्षण बिंदु है वो सेंटर से r/2 दूरी पर है, यानी अर्ध त्रिज्या के बराबर दूरी पर है। तो ऐसी स्थिति में मैंने x की वैल्यू रखनी है कितनी, r/2। इस फॉर्मूले में रखिए B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी r/2 का स्क्वायर तो r स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना, और पावर 3/2। अच्छा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये ज़रा सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5r स्क्वायर अपॉन 4, है ना, 5r स्क्वायर अपॉन 4 और होल पावर कितनी 3/2। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, 5 ऐसे, और आर स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ r, 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2, इसका होल स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर अपॉन 4 को लिख दिया ऐसे, और इसकी होल पावर कितनी 3/2। सही है। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, 5 की पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब हो गया 1 + 1/2, तो एक तो इसकी पावर पूरी और आधी और है, तो एक पावर पूरी है तो 5, है ना, और आधी और है तो √5। ऐसे ही r/2 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, तो ये हो गया r/2 की पावर 3। तब B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5√5, और इसको हम क्या लिखेंगे r³/8। ठीक है, देखो मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ, r स्क्वायर से तो ये r रह जाएगा केवल, ठीक है ना, पावर 3 के बजाय 2 रह गई, ये 8 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 8 गया ऊपर, नीचे पहले से क्या है 5√5, ठीक है, और बाकी जो भी बच गया वो अलग ब्रैकेट में ले लेते हैं। क्या बचा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 और r, ये बचा। ये क्या है एक्चुअल में, तो ये अभी हमने सेकंड केस में निकाला हुआ है, सेंटर पे, फर्स्ट केस में जो निकाला था सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसका मतलब ये B सेंटर है, तो इसकी जगह तो मैं लिख सकता हूँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B सेंटर, है ना। और 8/5√5 इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये मिलती है करीब करीब इतनी 0.72 इंटू B सेंटर। ये हमें B की वैल्यू मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल रही है कहाँ पर, r/2 डिस्टेंस पे, तो सब जगह मैं यहाँ सफिक्स में लिख सकता हूँ r/2, है ना। r/2 डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, मिल रहा है, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका 0.72 गुना, या मैं परसेंटेज में शो करना चाहूँ तो मैं इंटू 100 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 72। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कोई भी कॉइल की एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, r/2 डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का करीब करीब 72% होता है। सेंटर पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ना उसका लगभग 72% होता है कहाँ पर, r/2 डिस्टेंस पे, यानी अर्ध त्रिज्या के बराबर दूरी पर। तो हमने कॉइल की एक्सिस पे और सेंटर से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है, हमने सेंटर पे भी निकाला, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया वो आया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, और हमने r/2 दूरी पर और निकाला जो कितना आया था म्यू नॉट, या फिर ऐसे लिख दूँ मैं इसको 0.72 इंटू B सेंटर, इस फॉर्म में लिख लेते हैं ना,
यानी कि r/2 डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना एक्सिस पे, वो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का करीब 72% होता है। तो इन तीनों फॉर्मूलों को देखते हुए कम से कम मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सेंटर से थोड़ा सा आगे चले और r/2 डिस्टेंस पे आए हैं तो सेंटर पे जितना था उसका 72% रह गया घट के, ठीक है ना। इतना तो हमें यहाँ से भी पता चल रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये वाली जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी, और जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो b की वैल्यू जो है वो लगातार कम होती जाएगी। मतलब कहने का ये हो गया कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा, और जैसे जैसे हम सेंटर से आगे चलते जाते हैं, है ना, कॉइल की एक्सिस पे, चाहे वो इधर चलें या फिर हम इधर चलें, जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाता है। r/2 डिस्टेंस पर करीब 72% रह जाता है। r/2 से और आगे चलता जाऊंगा तो और कम होता चला जाएगा लगातार। ये जो मैग्नेटिक फील्ड में जो परिवर्तन हो रहा है ना, डिस्टेंस x के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसको हम ग्राफी रूप में कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं। x एक्सिस पे तो मैं डिस्टेंस लेके चल रहा हूँ x, और y एक्सिस पे मैं मैग्नेटिक फील्ड लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया y एक्सिस, इस पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है यानी कि b, यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने x की वैल्यू ले रखी है, यानी कि जैसे ये कॉइल थी यूँ करके इधर चल रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन मान सकते हैं इसको, इधर चल रहा हूँ तो फिर नेगेटिव डायरेक्शन मान सकता हूँ, यानी इधर x की वैल्यू पॉजिटिव, इधर x की वैल्यू नेगेटिव। इस एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर यहाँ x की वैल्यू 0 है इसका मतलब हम कॉइल के सेंटर पे हैं, है ना। और जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कहीं पर जाके हमें वो भी पोजीशन मिल जाएगी r/2 वाली, उधर भी मिल जाएगी और इधर भी मिल जाएगी। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा, मान लो इतना, और सेंटर से आगे जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। किस रूप से कम होता है? तो कुछ इस तरह कम होता है, यूँ, ऐसे। सेम ऐसे ही उधर न जाके अगर मैं इधर आ रहा होता तो भी सेंटर से दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड कम होता। किस तरह से कम होता? तो कुछ ऐसे करके कम होता, ठीक है ना। इस प्रकार से दोनों तरफ सेम आएगा। ये शायद सेम नहीं आ रहा है ना, तो मैं थोड़ा इसे और इम्प्रूव करता हूँ। अब ठीक है लगभग, है ना। तो इस फिगर में आप जैसे देख पा रहे होगे कि x की वैल्यू जब 0 है, यानी कि जब हम कॉइल के सेंटर पर हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम है, यानी कि ये वाला यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? b सेंटर। और आगे चलते जाने पे, चाहे वो हम राइट साइड में चल रहे हैं कॉइल के, चाहे लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की वो लगातार डिक्रीज होती जाती है। और जैसे कि अभी हमने बात कर रखी है, r/2 दूरी पर जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो करीब 72% रह जाती है, जो सेंटर पे होती है उसकी। अब सेंटर पे इतनी है तो इसकी 72% जो होगी वो करीब करीब इतनी होगी। 72% का मतलब 3/4 से थोड़ा सा कम, है ना। तो लगभग ये वैल्यू होगी 72%, अनुमान से मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं कह सकता हूँ कि r/2 दूरी एक तो ये होगी, x बराबर r/2 एक तो यहाँ होगा, और दूसरा ये होगा, यानी यहाँ भी x की वैल्यू कितनी है भाई? यही तो कह रहे थे कि जब x की वैल्यू r/2 होती है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम का कितना रह जाता है? 0.72 गुना, यानी कि 72%। अब मुझे वक्र पर ये जो दो पॉइंट मिल रहे हैं, है ना, A और B, या B से हमने मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रखा है तो मैं इनको P1 और P2 नाम दे देता हूँ। ये जो दो पॉइंट्स मिले हैं, ये जो कर्व आ रहा है ना, इस कर्व पर हमें ये दो पॉइंट्स जो मिल रहे हैं P1 P2, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये इन दोनों पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि नति परिवर्तन बिंदु। अब इन बिंदुओं का क्या मतलब है? नति परिवर्तन, नति का मतलब होता है झुकाव, और झुकाव में परिवर्तन हो रहा है जिन बिंदुओं पर, उन बिंदुओं को हम बोल रहे हैं नति परिवर्तन बिंदु। अगर आप इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से देखें, जैसे मैं इस पॉइंट को लेके बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट से पीछे का जो वक्र है, यानी कि r/2 दूरी से पहले पहले का जो वक्र आ रहा है, उसका झुकाव, उसकी वक्रता, उसकी कर्वेचर अलग प्रकार की है। r/2 डिस्टेंस के बाद में हमें ये जो वक्र मिल रहा है ना, ये जो कर्व मिल रहा है, इसकी कर्वेचर, इसकी वक्रता अलग प्रकार की है। मतलब इस पॉइंट से पीछे के वक्र की वक्रता अलग,
झुकाव अलग और इसके बाद का जो वक्र है उसका झुकाव अलग है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पॉइंट एक तरह से सीमा बाउंड्री का काम कर रहा है। इससे पहले का झुकाव अलग, इससे बाद का झुकाव अलग, यानी इस पॉइंट पे आके झुकाव में परिवर्तन होता है, इसीलिए इन पॉइंट्स को बोला गया है नति परिवर्तन बिंदु। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे समझाना चाहूँ आप लोगों को, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो नति परिवर्तन बिंदु हैं, इनसे पहले का जो वक्र है इसकी वक्रता को हम बोलेंगे धनात्मक। इस तरह का जो वक्र होता है इसकी वक्रता बोली जाती है धनात्मक। इसके बाद का ऐसा जो वक्र मिलता है इसकी वक्रता को हम बोलते हैं ऋणात्मक। मैथमेटिकली प्रवणता और वक्रता को हम कैसे शो करते हैं? प्रवणता हमें जब भी दिखानी होती है, ग्रेडियंट को हम मैथमेटिकली यानी कि डिफरेंशियल फॉर्म में हम कैसे शो करते हैं, तो dB/dx। भाई प्रवणता का ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? कोई क्वांटिटी में डिस्टेंस के साथ परिवर्तन की दर। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टेंस के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में x यानी दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इसी को तो प्रवणता बोलेंगे। 11th क्लास में आपने इन चीज़ों को पढ़ा भी है। तो ये हो गई प्रवणता, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर है दूरी के सापेक्ष, जिसको हम प्रवणता बोलेंगे। और वक्रता को कैसे लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में? तो d2b/dx², ये वक्रता होती है ना। तो अब हम अगर ध्यान से देखें इस वक्र को, तो पॉइंट P1 और P2 इनसे पहले का जो वक्र है इसकी वक्रता धनात्मक है, इसके बाद वाला जो वक्र है इसकी वक्रता ऋणात्मक है। और पॉइंट P2 के आसपास के एक छोटे से क्षेत्र में जो रेखा मिल रही है वो लगभग सीधी रेखा है। इस पॉइंट के आसपास का ये जो क्षेत्र है इसमें हमें जो लाइन मिल रही है वो लगभग सीधी रेखा है, इसका मतलब इसकी वक्रता 0 है। चलो मैं एक बार इनको थोड़ा और समझा देता हूँ। जैसे हमें पॉइंट P2 से पहले का जो वक्र मिल रहा है ना, वो वक्र कुछ इस तरह का मिल रहा है, ध्यान से समझें। इसका वैसे कोई लेना देना नहीं, मैं केवल आपको ये समझा रहा हूँ कि कब हम वक्रता को धनात्मक बोलते हैं, यानी कब d2b/dx² की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी। कर्वेचर को समझा रहा हूँ। तो एक तो वक्र हमें कुछ इस तरह का मिल रहा है ना पॉइंट P2 से पहले, और पॉइंट P2 के बाद में जो वक्र हमें मिल रहा है वो कुछ इस तरह का मिल रहा है। और पॉइंट P2 के आसपास, ये बातें इधर भी कर सकता हूँ मैं, पॉइंट P2 के आसपास जो मुझे वक्र मिल रहा है ना वो कुछ इस तरह का मिल रहा है, लगभग एक स्ट्रेट लाइन के रूप में कुछ इस तरह का मिल रहा है। अब देखो यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है इस अक्ष पर, और यहाँ पर हमने डिस्टेंस x ले रखी है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो इस वक्र से क्या हमें ये पता चल रहा है कि x का मान चेंज होने पर b का मान भी चेंज हो रहा है। भाई जैसे जैसे हम x को बदलेंगे वैसे वैसे b का मान भी चेंज होगा। x की वैल्यू 0 तो b की वैल्यू इतनी है, x की वैल्यू इतनी तो फिर b की वैल्यू इतनी रह गई है, x की वैल्यू इतनी तो b की वैल्यू इतनी हो गई है। यानी x में चेंज होने पर b की वैल्यू में भी चेंज होता है, लेकिन वो जो चेंज हो रहा है उसके चेंज होने की दर क्या है? मतलब x में परिवर्तन होने पर b के मान में परिवर्तन होता है, लेकिन वो परिवर्तन क्या समान दर से हो रहा है या दर समान नहीं है? देखो समझो, मैंने x के मान में परिवर्तन किए सेम, बराबर बराबर इतना फिर इतना फिर इतना, बराबर बराबर परिवर्तन किए x की वैल्यू में। तो b की वैल्यू में किस तरह से परिवर्तन हुए जरा देखें। x की वैल्यू में जब इतना परिवर्तन किया, यानी x की वैल्यू 0 से बढ़ा के जब इतनी कर दी, तो b की वैल्यू कितनी रह गई? इतनी रह गई। जो पहले इतनी थी अब वो घट के इतनी, यानी इतनी कमी आ गई। x में इतना परिवर्तन किया तो b में इतना परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। x में इतना ही परिवर्तन और कर दिया मैंने, b में अब की बार इतना परिवर्तन हुआ है ना, देख पा रहे होगे इतना परिवर्तन हुआ। x में इतना और परिवर्तन कर दिया मैंने, b में अब की बार इतना परिवर्तन हुआ है। तो आप इस फिगर से, इस ग्राफ से इतना समझ पा रहे होगे कि x की वैल्यू में मैं बिल्कुल सेम चेंज कर रहा हूँ हर जगह, लेकिन b की वैल्यू जो है वो समान दर से चेंज नहीं हो रही है। पहले इतना चेंज हुआ था, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, और आगे चलेंगे तो और ज़्यादा, यानी कि b की वैल्यू में परिवर्तन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्र की जो वक्रता है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है। वक्रता पॉजिटिव होने का मतलब b की वैल्यू x के साथ समान रूप से चेंज नहीं हो रही है, बल्कि परिवर्तन की दर जो है, रेट ऑफ चेंज जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तब मैं कहूँगा कि इसकी जो वक्रता है, यानी कि इसके लिए d2b/dx² की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, धनात्मक है, ठीक है। और प्रवणता यानी झुकाव की बात करें,
जिसको हम dv अपॉन dx से शो करते हैं प्रवणता को, वो कांस्टेंट है कि नहीं है? तो झुकाव कांस्टेंट कहाँ है? यहाँ झुकाव अलग होगा क्योंकि वक्र आ रहा है। भाई झुकाव कांस्टेंट एक सीधी रेखा का ही तो होता है, हर पॉइंट पे एक जैसा झुकाव है, यहाँ हर पॉइंट पे एक जैसा झुकाव नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि dv अपॉन dx की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है ना। ये दो निष्कर्ष हमने निकाले इससे। अब आ जाओ इस वाले पे, ये भी सेम उन्हीं दो राशियों के बीच में खींचा गया है। इस अक्ष पर हमने x ले रखा है, यहाँ मैंने b ले रखा है, यहाँ भी मैं x की वैल्यू में सेम चेंज करता हूँ, समझें। जब x की वैल्यू इतनी बदली तो b की वैल्यू कितनी चेंज हो गई? इतनी। देखो जब x इतना था तो b इतना था, जब x इतना कर दिया तो b की वैल्यू इतनी हो गई, यानी कि b की वैल्यू में इतना चेंज हुआ है, ठीक। फिर मैंने उतना ही चेंज और किया x की वैल्यू में, अब की बार b की वैल्यू इतनी बदली, फिर इतना ही और किया, इतनी बदली, इतना ही और किया, इतनी बदली। तो आप अगर ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि x की वैल्यू हम सेम रूप से चेंज कर रहे हैं, समान दर से चेंज कर रहे हैं, लेकिन b की वैल्यू के लगातार कम होती जा रही है। मतलब कम तो होती जा रही है, लेकिन क्या उसकी दर जो है कम होने की वो भी कम होती जा रही है। पहले इतना परिवर्तन हुआ था b में, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, यानी कि इसमें परिवर्तन की दर जो है वो लगातार घटती जा रही है। तब मैं ये बोलूँगा कि ये वाले वक्र की जो वक्रता है यानी d2b अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। और प्रवणता यानी कि dv अपॉन dx इसकी भी कांस्टेंट नहीं है। भाई ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स में आपने पहले भी पढ़ रखा है कि जो ग्रेडियंट होती है वो एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन की कांस्टेंट रहती है, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इनकी जो ग्रेडियंट है प्रवणता वो तो वैसे ही कांस्टेंट नहीं है। अब इस वाले पे आ जाओ, तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको पहले ही पता चल रहा है कि अगर सीधी रेखा मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो इसमें वक्रता तो हो गई जीरो। अरे वक्र है ही नहीं, सीधी रेखा है, तो वक्रता कितनी हो गई? जीरो, यानी d2b अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू हो गई जीरो, और db अपॉन dx की वैल्यू कांस्टेंट है। ये नियत वैल्यू होगी जो भी है। ये तीनों वक्रों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला है, यहाँ से आगे चलेंगे तो ये वाला है, और आसपास जो है इस पॉइंट P2 के आसपास का जो है वो कुछ इस तरह का है। अब देखो मैं जो आपको बताना चाह रहा था इसके अकॉर्डिंग वो वास्तव में ये बात है कि ये जो नति परिवर्तन बिंदु हैं यानी P1 और P2 जो बिंदु हैं, इनसे पहले की वक्रता धनात्मक होती है और जो प्रवणता है वो कांस्टेंट नहीं होती है, बाद की वक्रता ऋणात्मक होती है और प्रवणता कांस्टेंट नहीं होती है। लेकिन P2 पॉइंट्स P1 पॉइंट्स के आसपास के जो क्षेत्र हैं इनमें वक्रता जो होती है वो कैसी रहती है? जीरो, है ना, आज क्योंकि रेखा लगभग सीधी सी मिलती है यहाँ पर, और जो प्रवणता होती है वो कांस्टेंट होती है। प्रवणता कांस्टेंट होने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इन पॉइंट्स के आसपास के क्षेत्र में जो परिवर्तन की दर है चुंबकीय क्षेत्र की वो एक समान रहती है, प्रवणता कांस्टेंट होने का मतलब। एक बार इन चीज़ों को नोट कर लेते हैं कि जब x की वैल्यू r/2 से छोटी है, यानी कि इस क्षेत्र में पीछे पीछे जब x की वैल्यू r/2, अब r/2 चाहे इधर हो चाहे इधर हो, यानी कि चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, जब x की वैल्यू r/2 से छोटी होती है तब प्रवणता कैसी आती है? यानी कि वक्रता d2b अपॉन dx स्क्वायर कैसी होती है? पॉजिटिव, ठीक है। और प्रवणता यानी dv अपॉन dx कैसी होती है? वो कांस्टेंट नहीं होती है, चेंज होती है प्रवणता। प्रवणता मतलब परिवर्तन की दर चेंज होती रहती है लगातार, ठीक है ना। फिर यदि मैं ऐसा मान के चलूँ कि यदि x की वैल्यू ग्रेटर बड़ी है किससे? प्लस माइनस r/2 से, इसका मतलब जब हम इस पॉइंट से आगे निकल जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रवणता है वक्रता है d2b अपॉन dx स्क्वायर वो कैसी है? नेगेटिव, है ना, यहाँ पर ये नेगेटिव। और जो प्रवणता है यानी कि db अपॉन dx जो है वो कैसी है? वो कांस्टेंट नहीं है, वो भी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि यदि x की वैल्यू प्लस माइनस r/2 के बराबर है, यानी कि मैं नति परिवर्तन बिंदुओं पर हूं, तो यहाँ पर जो वक्रता है d2b अपॉन dx स्क्वायर वो तो होती है कितनी? जीरो, क्योंकि रेखा लगभग सीधी मिल रही है। और जो प्रवणता होती है यानी dv अपॉन dx जो है वो कांस्टेंट होती है।
केवल आपको ये बात पे ध्यान देना है, अगर पूरी कहानी से मतलब कुछ ज़्यादा नहीं भी मिल रहा हो ना, तो आप केवल इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दो कि dv/dx का मान कांस्टेंट होता है। कहाँ कांस्टेंट होता है? नति परिवर्तन बिंदुओं के आसपास के क्षेत्र में। इस बात का यूज हम आगे अगले वाले टॉपिक में करेंगे कि नति परिवर्तन बिंदुओं के आसपास के क्षेत्र में रेखा जो होती है वो लगभग सीधी होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर प्रवणता नियत है। प्रवणता मतलब दूरी x के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर कांस्टेंट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि r/2 दूरी के आसपास के क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन तो होता है, लेकिन वो परिवर्तन की जो दर है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन की दर जो है वो कांस्टेंट रहती है, एक समान दर से परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं कि परिवर्तन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि परिवर्तन लगातार कम होता चला जा रहा है। परिवर्तन एक समान दर से होता है इन पॉइंट्स के आसपास, ठीक है ना। तो ये जो कंसेप्ट निकल के आ रहा है, इसका यूज थोड़ा हम आगे चल के करेंगे हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली में। क्या यूज करेंगे कि नति परिवर्तन बिंदुओं के आसपास, यानी ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, इन पॉइंट्स के आसपास के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है वो एक समान दर से होता है, ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है या घट रहा है।